बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम ये है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ़ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफ़गान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाएं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आईसिल, दूसरी टीटीपी, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमेरिकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70% 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के और यहाँ नज़रअंदाज करना कि जो एक मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुँच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपये यूनिट था, तो आज 50 रुपये यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपये किलो था आटे का,
वो पहुंच गया 150 रुपये किलो पे। जो चावल है वो तकरीबन दुगने हो गए चावल की कीमत। तो हर चीज़ जो ये महंगी हुई है, रुपया तेज़ी से गिर गया। तो पूछेंगे तो सही कि लोग कि एक तो हुकूमत बदल के ये अजाब आ गया, और उसके बाद जो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई थी, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और उसके अलावा किसी को यही नहीं पता कि अब मुल्क जा किधर रहा है। ना कोई कानून है, ना मुल्क की कोई आइन की किसी को परवाह है। अदालतों के ऊपर अलहदा प्रेशर डाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सामने है, किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म किया जाए। और कौन ख़त्म करना चाहते हैं? 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरे को जो कहते थे करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, दोनों को कहते थे एक दूसरे को। एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, केसेस साबित भी हुए, मुल्क से बाहर भी भाग जाते थे। और वो आज इकट्ठे मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के कैसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करें। और उसके अंदर हमारा मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज़्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलहदा चीज़ है। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को ख़त्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIA को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप को, किसी तरह साइफ़र में पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफ़र जितनी साइफ़र में बात होती है तो सारी उंगलियां इनके ऊपर आती हैं। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारी उंगली इनके ऊपर उठती है। और अब तो नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा हूँ। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे। उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। ये नहीं कि उसने डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो बात की है, हमें तो ये पता ही था कि ये हो क्या रहा है, साजिश हुई है। मैं तो कहता जा रहा था, और साजिश डिले हो गई 2 साल। अगर कोरोना के ना आते तो उसके वो भी कहता है कि गवर्नमेंट पहले चली जानी थी। तो हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज जिधर हम पहुंच गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से लोग पाकिस्तान को अब किस तरह देख रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हों, क्या मुल्क को सिर्फ यही काम करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जो अवाम की आवाज़ बंद की जाए। पहले इलेक्शन अनाउंस हुए 14 मई को, पंजाब के इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट मानती नहीं है। उसी वक्त मुझे वैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त अपनी रिट कायम करनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि उन्होंने इस हुकूमत को आइन को तोड़ने की इजाज़त दे दी। जब आपने उनको कोई एक्शन ही नहीं लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट और तो चौड़ी हो गई। अब तो खुल के कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करता है मिलिट्री कोर्ट्स पे हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अब तो उनके लिए तो पाकिस्तान अब जो ताकतवर बैठा हुआ है वो फैसला करेगा
आइन का कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं माननी। तो मैं सिर्फ इसका ये आगे बढ़ने से पहले, ये जो जनरल बाजवा की बातें आप सामने आ रही हैं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं करता, मैं अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो ये जिस तरह उन्होंने एक साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और कैसे वो मिले हुए थे दूसरों के साथ, ये जो पीडीएम के लोगों के साथ कैसे उनके राब्ते थे, और कैसे उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि इत्तेसाब का अमल ख़त्म किया। इत्तेसाब, याद रखें कि जो करप्शन केसेस थे, मैं बार बार कहता हूँ 95% हमारे पहले के करप्शन केसेस आ रहे थे, हमें विरासत में मिले थे, हमने नहीं बनाए थे। मेरे ऊपर तो आज 200 केसेस तकरीबन हो चुके हैं चंद महीने के अंदर। इनके ऊपर 2-2, 3-3 केसेस थे और वो सारे पुराने बने हुए थे, 95% पुराने केसेस थे। हमें तो वो जो इत्तेसाब का अमल था वो भी जनरल बाजवा ने इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उनकी पहले से इनसे डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन मुल्क को आज कितना नुकसान हुआ, वो कौन सा फोरम है जिसके अंदर ये जायज़ा लिया जाएगा कि एक किस तरह के फ़ैसले ने इसको अवाम को कितना नुकसान पहुँचाया। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख़वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया, इस तरह की औरतों की इज़्ज़त बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूँ कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमज़ा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सज़ा कि 80 दिन से ये जेलों में हैं। और भी औरतें, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया था उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमरास थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया है। तो एक वन साइडेड व्यू दे के तो सारों को ही ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दी। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें उनसे क्या हो रही हैं, वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया। और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स ही। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है, ये मुझे बताएं, जिन औरतों के बच्चे हों,
जिन औरतों के खामद हों, भाई हों, बाप हों, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाज़त देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो अपनी रेमिटेंसेस रोक दें, आधा भी पैसा काम कर, पाकिस्तान बैंकरप्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा। उनकी उन्होंने बंद करवा दी, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे, उनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दी। और अब आके औरतें, जो इन्होंने नज़र आया इनको कि औरतें निकल रही हैं इलेक्शन में, वोट्स डाल रही हैं, जो बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीती उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने अब उन औरतों के ऊपर ये जान के सख्ती और जुल्म कर रहे हैं ताकि वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। और मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ा माशरे पे क्या जुल्म कर सकते हैं आप, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये चोरों का टोला ऊपर मुलव्वस करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। और मैं, क्योंकि अशूरा भी ख़त्म हुआ है, मैं सिर्फ अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा है? हमने सबसे पहले ये चीज़ सीखी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अल्लाह जिसको ईमान दे देता है, और जिसको इल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क। और मैंने एक इल्लामा इकबाल का फ़ारसी में मैंने ट्वीट भी किया है, और मैंने उसको अपनी इंस्टाग्राम और सारे फोरम्स पे कहा है कि वो फ़ारसी का है, लेकिन उसमें अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी पूरा उसका तर्जुमा है। तो इल्लामा इकबाल उनकी शहादत को कैसे देखते हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है इश्क अल्लाह से इश्क करने से। और वो है जब ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप अपने ज़हन में दावा कर देते हैं, फिर आप किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फ़ौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं। और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। वो जो पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो अब खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर, तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूँ। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। और ये भी याद है रखें कि यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफज़दा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था वहाँ, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख़ में होने दिया और वो सारी ज़िंदगी पछताते रहे। तो आज मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है कि ये जी वो जेल में पकड़ लेंगे, वो घर तोड़ देंगे, वो ये कर देंगे, वो मार देंगे, वो वीगो डाला आ जाएगा।
आप इससे अपने आप को आज़ाद करें। ये जिस वक्त आपने ये फ़ैसला किया कि हम राय हक के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। हम ये छोटा सा तबका जो टोला ऊपर बैठ के सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर भी काबू करके बैठा है, चोरी ये करता है, मुल्क पैसा बाहर भेज देता है, एहतसाब जो आम लोगों के लिए छोटी छोटी चोरियों में लोगों को जेलों में भरा हुआ है, और जिन्होंने नहीं भी चोरी की ताकतवर के सामने वो आता है उसको जेलों में डाल देते हैं, लेकिन इनके लिए NRO मिल जाता है इनको। अगर इनके जुल्म के खौफ की वजह से हम डर जाएंगे तो हमारे सामने बदतरीन किस्म की ग़ुलामी है। और अगर ये इस मौके पे, तारीख़ के इस मौके पे हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे। और आज़ादी आएगी इंसाफ से। जब हमारे हकूक़ की हमारे अदालतें हिफाजत करेंगी, जब किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी के घर में घुस के तोड़ने का, किसी की जुर्रत नहीं होगी झूठा केस करने के लिए। मेरे ऊपर 180 से ऊपर केसेस हैं। मैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 350 मुख्तलिफ केसेस के अंदर अदालतों में जा चुका हूँ। एक दिन में 19 केसेस का मैंने सामना किया, और मैं ये करता जाऊँगा। हो सकता है कि मैं ना कर सकूँ, ये मुझे जेल में, क्योंकि पूरी कोशिश करें जेल में डालने की, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं खड़ा हूँ। मैं किसी सूरत ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूंगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आप भी, सारी कौम फ़ैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और इंशाअल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।